जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के इस चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही मैं माफी चाहता हूं कि आपके बीच ये वीडियो लेट पहुंच रहा है। इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र ये रहने वाला है कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी क्लास में हो, या फिर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल के माध्यम से आप मुझे हिंदी पढ़ाते हुए देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का एक संपूर्ण कंटेंट आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। साथ में आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, या फिर आप किसी ग्रेजुएशन में क्यों न पढ़ रहे हो और आपके अंदर जरा से भी हिंदी सीखने की जिज्ञासा है और आप इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, तो एक भरोसा देते हुए आप मेरे इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के अंत में आप इस बात को सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको हिंदी सीखने के लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म कौन सा रहने वाला है। साथ ही साथ एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि इंडिया के सभी बच्चों को जो भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी हो और आप मुझे अगर देख पा रहे हैं, तो एकमात्र उद्देश्य यही मेरा रहने वाला है कि आप हिंदी को जानें, हिंदी को सीखें। साथ ही अगर आप यहाँ से थोड़ा सा भरोसा दिखाते हैं और आप यूपी पेट, यूपी पुलिस जैसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी का सेम सिलेबस रहने वाला है और वो सारी चीजें, वो सारा कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो एक बस मुझे भरोसा चाहिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरा एक भी हिंदी व्याकरण का वीडियो देखते हो और उसके बाद आप दुनिया में फिर कहीं भी जाते हो और हिंदी पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस चैनल के बाद, हिंदी पढ़ने के बाद आप कहीं भी जाके हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी आपके लिए सहज और सरल लगेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए आज के अपने इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। एक नई पहल आज से शुरू हुई है और आज आप सबके समक्ष मैं ऑनलाइन की दुनिया में पहली बार कदम रख रहा हूं। उम्मीद करूंगा आप सबका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हो, बात करने का बहुत सारे समय मिलेगा, तो ज्यादा बात करते न हुए आज के अपने इस अध्याय को क्रम को स्टार्ट करते हैं। और हिंदी फाउंडेशन कोर्स हमारे इस कोर्स का नाम रहने वाला है, जिसका पहला अध्याय मैंने चुना हुआ है संज्ञा। कहते हैं कि जब पहली बार एक बच्चों का एक टीचर से पहली बार आमना सामना होता है, तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, कि एक सरल, एक सहज टॉपिक का चयन होना चाहिए, जिससे पहली बार बच्चे टीचर को उसके लहजे को समझ पाए, उसके पढ़ाने के तरीके को समझ पाए। इसलिए मेरा यह निर्णय था कि आप सबके समक्ष मैं एक संज्ञा जैसे सहज टॉपिक के साथ आऊं। संज्ञा पढ़ाना नहीं है, हमें याद रखिए, हमें पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है। क्योंकि पढ़ी हुई चीज एक निश्चित समय बाद हम भूल सकते हैं, लेकिन साथियों सीखी हुई चीज हम दीर्घकालीन तक अपने जीवन काल में याद रखते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे पढ़ाने से ज्यादा फोकस होगा सीखने पे। तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक कॉपी और पेन आपके अपने टेबल पे रखना। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए और आप पूरे इस मेरे वीडियो को देखिए, पूरे इस क्लास को देखिए। उसके बाद आप इस बात का सुनिश्चित कर पाएंगे, इस बात को आप निर्णय ले पाएंगे कि आपको हिंदी सीखनी है कहाँ से। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन की दुनिया में, मेन उद्देश्य ये रहना चाहिए कि आपको हिंदी कहाँ से बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपने आज के इस अध्याय को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है संज्ञा। तो डालेंगे टॉपिक का नाम संज्ञा, बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम जब भी पहली बार किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, उसके बारे में जानना, ठीक है। तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम शुरू से जानते हुए आ रहे हैं, बहुत ही कम उम्र से जानते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा की एक उचित परिभाषा क्या होती है। देखिएगा, देखेंगे परिभाषा क्या होगी कि किसी भी व्यक्ति, देखेंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। थोड़ा सा क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग जैसा भी आप बस मेरी बातों को सुने, आप जो मैं कह रहा हूँ वो समझने के प्रयास करिए, ठीक है। बाकी मैं लिखने का भी समय दूंगा आपको प्रॉपर, ठीक है। सारी चीज आप देख पा रहे हैं, परिभाषा आपको दिख रहा होगा। तो मैंने परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप जरा सा कुछ देर के लिए आप मेरी परिभाषा को भूल जाइए।
आप जरा सा कुछ देर के लिए मेरे परिभाषा को भूल जाइए, ठीक है। जैसे आप भूल जाइए कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, और आप मेरे कथन को सुनिए कि आप अपने परिवेश में, अपने वातावरण में, ठीक है, अपने आसपास, अपने परिवेश में, वातावरण में जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, जो कुछ भी आप छू पा रहे हो, जो कुछ भी आप महसूस कर पा रहे हो, वो सारी चीजें संज्ञा है। जी हाँ, आप अपने आसपास यानी संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं, आप अपने आसपास देखिए। आपके आसपास टेबल मौजूद हो सकता है, आपके आसपास किताब मौजूद हो सकता है, आपके आसपास पेड़ पौधे मौजूद हो सकते हैं, यानी संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? संज्ञा है। अब मैं अपने इसी कथन के द्वारा इस परिभाषा का स्पष्टीकरण करूंगा और साबित करूंगा कि संज्ञा का उचित परिभाषा यही है, ठीक है। तो आप मेरे कथन को याद रखिए। मैंने क्या कहा? संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं वो क्या है? संज्ञा है। मैंने क्या लिखा था? मैंने यहाँ चार ही चीज तो लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। अब ये बताइए, क्या संसार में व्यक्ति नहीं आते? क्या हमारे परिवेश में व्यक्ति नहीं आते? वो कहेंगे बिल्कुल सर, व्यक्ति भी आते हैं। क्या हमारे आसपास में वस्तु नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। क्या स्थान नहीं आते? बिल्कुल आते हैं सर। क्या भाव नहीं आते? क्यों नहीं आते? संसार में तो सारी चीजें। क्या मेरे परिभाषा में इन चार चीजों में से आपको कोई भी एक ऐसी चीज लग रही है बच्चों जो संसार के बाहर की हो? जी नहीं। आप कहेंगे नहीं, सारी चीज हमारे आसपास पाई जाने वाली चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, ठीक है। तो यानी संज्ञा का एक उचित परिभाषा यही होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको संज्ञा की परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बताएंगे? चलिए ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, व्यक्ति क्या हो सकता है? व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे रमेश, ठीक है। वस्तु क्या हो सकती है? वस्तु कोई बाल्टी हो सकती है। जी सर कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। स्थान क्या हो सकता है? अब बताइए। स्थान मान लीजिए दिल्ली भी क्या है? एक स्थान है। कहेंगे बिल्कुल सर, दिल्ली भी एक स्थान है, ठीक है। भाव क्या हो सकता है बच्चों? भाव क्या हो सकता है? भाव होता क्या है? जो हमारे अंदर, हमारे एक्सप्रेशंस पे आते हैं। भाव एक खुशी हो सकती है, बताइए। ये सारी चीजें क्या है? संज्ञा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको संज्ञा की परिभाषा एक अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और आप अब अपने जीवन में ये परिभाषा को समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी अब संज्ञा की परिभाषा को भूल पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने आसपास जितनी भी सारी चीजें देख पा रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको कि आप अपने आसपास, अपने परिवेश में, अपने वातावरण में जो कुछ भी आप देख पा रहे हो बच्चों, वो सारी चीजें क्या है? संज्ञा है, ठीक है। इतना क्लियर है? आप देख सकते हैं। बताएंगे समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और क्रम से चलेंगे। देखिए, संज्ञा पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं एक संज्ञा का उचित क्रम इस क्लास में मैं देने वाला हूं कि एक संज्ञा को जब पढ़ते हैं तो क्रम वाइज कैसे चलते हैं, कहां से शुरू करते हैं, कहां पे खत्म करते हैं, ठीक है। और साथ में एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दूंगा कि ये संज्ञा जो क्लास है यह 2 पार्ट में यूट्यूब पे अपलोड होंगे। पार्ट 1 जिसमें हम संज्ञा को 50% तक कवर आउट करेंगे, और संज्ञा पार्ट 2 में हम संज्ञा को एक साथ खत्म कर रहे होंगे। और जब संज्ञा साथियों खत्म होगी तब आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको हिंदी सीखना है या नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कहा कि अब क्रम वाइज चलते हैं, और परिभाषा जब हम पढ़ ली तो हमारा आगे का क्रम क्या होना चाहिए, तो हम इसको मिटा सकते हैं। इसीलिए परिभाषा ये सारी चीजें मैं लिखी, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा जगह छोटा है तो उस हिसाब से हमको सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ आप सबके सामने। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वह है संज्ञा के मूल प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, देखेंगे। संज्ञा के मूल प्रकार, ठीक है। संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं बच्चों? तो जान लीजिए आज से, संज्ञा के मूल प्रकार होते हैं 2। सर कहेंगे कौन कौन से वो 2 होते हैं? बिल्कुल, आपको इसी क्लास में पता चलने वाला है संज्ञा के वो मूल प्रकार कौन कौन से होने वाले। देखिएगा, संज्ञा मूल रूप से बच्चों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो देखिए, पहला होता है यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा, धैर्य रखिए, मैं सारी चीजें क्रम से आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीजें आप आज पहली बार ऐसा देखेंगे कि आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा। संज्ञा के मूल प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या है? यथार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। और दूसरा कुछ दूर छोड़ के आप लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा, ठीक है।
आपसे पेपर के दृष्टिकोण से सवाल आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं। तो अगर आज से पहले आप नहीं जानते होंगे तो आज से याद रखिएगा, संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? यथार्थवाचक संज्ञा। कहेंगे सर ये यथार्थ का अर्थ क्या होता है? बच्चों हिंदी के अनुसार यथार्थ का अर्थ होता है जो वास्तविक हो, जो दिखे, जो वास्तविक हो, जो दिखे, यानी जिन संज्ञाओं को आप देख सकते हैं उसी को कहते हैं यथार्थवाचक संज्ञा, ये याद रखिए। और जिन संज्ञाओं को आप नहीं देख सकते उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो सर क्या इसमें संज्ञाएं बहुत सारी होती हैं? जी बिल्कुल। मैंने कहा कि आप अपने आसपास अपने परिवेश में बहुत सारी चीजें देखते हैं, कोई एक चीज तो आप देखते नहीं, खैर अगर एक चीज देखते हो तो बातें अलग होती, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो संज्ञा के अनुसार उन्हें अलग अलग संज्ञा में क्रम से रखा गया है। तो यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थ का अर्थ क्या होता है? जैसा मैंने पहले बताया कि जो वास्तविक हो, जो विजिबल हो। अब मेरे हाथ में ये मार्कर विजिबल है, ये वास्तविक है, ठीक है, तो ये कौन सी संज्ञा हुई? ये यथार्थवाचक संज्ञा हुई, ठीक है, क्योंकि हम इसे देख पा रहे हैं। तो यथार्थवाचक संज्ञा कैसा होता है? यह दृश्य रूप होता है। कैसा रूप होता है बच्चों? दृश्य रूप होता है, भूलना नहीं है आपको। और भाववाचक संज्ञा कौन सा रूप होता है? अदृश्य रूप होता है, ये भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है। एंगल में आ रहा है ना, ठीक है। तो यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? एक दृश्य रूप होता है। भाववाचक संज्ञा कौन सा रूप होता है? अदृश्य रूप होता है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञा आते हैं याद रखिए, मैं लिखवा रहा हूँ आपको क्रम से। यथार्थवाचक संज्ञा में मैं 2 मिनट के लिए माफी चाहता हूँ, इसको मैं भी मिटाऊंगा क्योंकि यथार्थवाचक संज्ञा के आपको पहले मैं भेद लिखवा दूं। यथार्थवाचक संज्ञा में जो पहला भेद आता है, ठीक है, वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ये जितनी भी मैंने संज्ञा लिख रहे हैं बच्चों, ये सारी संज्ञा क्या होती है? दृश्यबल, ये दृश्य होती है, विजिबल होती है, आप देख सकते हैं अपने आसपास, ठीक है। इसको देखने की पहचान, ये सारी चीजें मैं आपको क्रम से आगे बताऊंगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तीसरा क्या हमारा हो जाएगा? तीसरा हमारा हो जाएगा पदार्थवाचक, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। चौथा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, बताइएगा, इतना क्लियर है? तो यथार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा मूल प्रकार, संज्ञा के मूल शुरू से देखते हैं। संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं? मैंने बताया आपको 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है? यथार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यथार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? हिंदी के अनुसार यथार्थ का अर्थ होता है जो विजिबल हो, जो हम देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा मेरे हाथ में मार्कर है, आप इसको देख सकते हो, तो ये एक यथार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यथार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, ये एक दृश्य रूप होता है, इसे आप देख सकते हो। और यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत बच्चों कितने संज्ञा आते हैं? 4 संज्ञा आते हैं। तो आपके पेपर में दृष्टिकोण से पूछ सकता है कि यथार्थवाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 4। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। याद रखिए एक चीज, पदार्थवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जिसमें खाने पीने की चीजें आती हैं, मैं आगे बताऊंगा। समूहवाचक के अंदर किसी विशेष प्रकार के समूह का बोध हो, ठीक है, तो समूहवाचक को समुदायवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। बताइएगा समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा सारी चीजें आपको। तो इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको एक चीज नहीं बोलना कि संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं? 2। पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा ये दृश्य रूप होता है। यथार्थवाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बताइएगा? 4 प्रकार होते हैं, ये आपको नहीं भूलना है। और चारों प्रकार के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि जगह छोट होने के नाते मैं इसको मिटाऊंगा, इसको इरेज करूंगा, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए एक बार फिर, चलिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम संज्ञा के मूल प्रकार में इसके दूसरे भेद को पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा भेद पढ़ेंगे क्या, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के मूल प्रकार दूसरा कौन सा भेद होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? अदृश्य होता है, ठीक है। दूसरा मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, चलिए। भाववाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा अदृश्य होता है। अब बताइए क्या आप भाव को देख पाते हैं? भाव क्या होता है? खुशी होती है, दुखी होती है? बोलेंगे नहीं सर, भाव को हम कहाँ से देख पाते हैं? कोई खुश होता है तो नहीं कहते हैं कि हमारे मौसी की लड़की की शादी थी और उनको एक अच्छा लड़का मिला तो बहुत खुश थी। तो गुड़िया बच्चे बताओ, वो खुश थी, वो उनका एक भाव था, आपने उनका चेहरा देखा, ठीक है, उनकी खुशी नहीं थी, उनका एक चेहरा देखा, चेहरे का एक एक्सप्रेशन आपने देखा, ठीक है। तो आप भाव नहीं देख सकते, तो भाव हमेशा क्या होता है? अदृश्य रूप में विराजमान रहता है, ठीक है। भाव कैसा रहता है? हमेशा अदृश्य रूप में रहता है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कैसा होता है? अदृश्य रूप होता है। इतना क्लियर होगा तो बताएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा अब तक संज्ञा की परिभाषा, ठीक है, उदाहरण हमने देखे। फिर उसके बाद दूसरे क्रम पे हम आए तो हमने पढ़ा संज्ञा के मूल प्रकार। संज्ञा के मूल प्रकार कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया संज्ञा के मूल 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। मैंने बताया कि यथार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो दृश्य रूप से हमें दिखाई देती है, यानी वह संज्ञा जो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यथार्थवाचक संज्ञा का मैंने आपको क्रम बताया, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया। फिर उसके आगे हम बढ़े तो फिर हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा, जो कि क्या होता है? एक अदृश्य रूप होता है। इतना अब तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं और अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? इसको मैं मिटा रहा हूं, उम्मीद करूंगा इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हेडिंग दीजिएगा प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार लिखिएगा, प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, ठीक है। बताइए प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद माने गए? प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, यानी पुरानी हिंदी के अनुसार संज्ञा को पहले कितना भेद माना जाता था? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 5, ठीक है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद माने गए बच्चों? 5 भेद माने गए। और कौन कौन से वो 5 हैं बताइएगा? एक है देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, धैर्य रखिए, क्रम से सारी चीजों को हम जानते हुए चलेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं हमारा तो कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, संज्ञा के हर एक मूल चीज को हम इसमें कवर आउट करेंगे, चीजों को हम लेते हुए चलेंगे। दूसरा क्या होने वाला है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। थोड़ा सा खेद कहूंगा कि थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ी सी असुविधा है, तो आप चीजों को समझेंगे, एडजस्ट करेंगे। जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। तीसरा क्या हमारा होने वाला है बच्चों? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। चौथा हमारा क्या होने वाला है बताएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य कह ले या पदार्थ कह ले, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हमारा क्या होने वाला है बच्चों बताइएगा? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? संज्ञा कुल भेद 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो पेपर के दृष्टिकोण से आपका सवाल क्या बनेगा कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 5, ठीक है। उम्मीद करूंगा इतना समझ में आया होगा। फिर इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि जब प्राचीन समय तो बदलेगा, एक जगह समय तो कभी रुकता नहीं, तो कभी पुराना समय था तो अब अपना भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, चिंता क्यों करता है, जैसे आया है वैसे ही तू जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने माने गए हैं? 5। तो अब अपना टाइम आया, तो क्या बना? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद माने गए? प्राचीन आया तो आधुनिक समय भी आएगा, समय क्योंकि एक जगह रुकता नहीं है। आधुनिक हिंदी के अनुसार बताएंगे, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा
बताएंगे। आधुनिक हिंदी का कहते हैं कि जब समय बदला तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल भेद को 3 माना गया। कहेंगे सर प्राचीन में तो हमने पढ़ा था, आपने बताया कि 5, तो फिर आधुनिक समय में 3 कैसे माना गया, आखिर 2 कहां चले गए? तो बताएंगे, धैर्य रखिए, सारी बात की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, इसी क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार बच्चों संज्ञा के कुल कितने भेद माने गए? 3 माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा लिखेंगे? व्यक्तिवाचक, ठीक है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, देखिए माफ करिएगा मैं संज्ञा यहाँ लिखना भूल गया, उम्मीद करूंगा इतना आप समझेंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या हमारा होने वाला है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बताएंगे, भाववाचक संज्ञा। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद माने गए हैं? 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एकदम हम क्रम से चल रहे हैं, चीजों को एकदम डीप से हम निकालेंगे। ठीक है, संज्ञा की रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे और एक भी चीज इसमें का नहीं छोड़ते हुए आपके सामने सारी चीज हम ला के रखेंगे। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कहेंगे सर बाकी वो 2 कहां गए? 2 कहां गायब हो गए? तो जैसे ही समय बच्चों बदला तो उन 2 भेद, यानी 2 भेद कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंदर समाहित कर लिया गया। यानी अब जातिवाचक संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं द्रव्यवाचक, समूहवाचक। यानी द्रव्यवाचक, समूहवाचक क्या हो गए? अब जैसे ही समय बदला, जब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को समाहित कर लिया गया। यानी तब जाके तभी हम कह पा रहे हैं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो बाकी के 2 भेद किसके अंदर आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ये याद रखना है। बताएंगे समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा के अब जातिवाचक संज्ञा के अब 2 भेद बन चुके हैं, क्योंकि अब इसके अंदर ये 2 संज्ञाएं जा चुके हैं। तो क्या होगा? एक होगा द्रव्यवाचक, एक होगा समूहवाचक। तो देखिए ध्यान रखिए, अब सवाल आपसे क्या परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकता है कि बताइए आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 3। अगर यदि पूछा आपसे प्रश्न कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होने चाहिए, तो होगा आपका 5। ठीक है, चलिए एक प्रश्न अब बनाते हैं हम लोग कि बताइए उन 2 आपसे, मतलब अगला सवाल आपसे क्या बन सकता है कि बताइए आधुनिक हिंदी के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो आधुनिक हिंदी के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के बच्चों 2 ही प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। क्योंकि जब हम प्राचीन हिंदी पढ़ रहे थे तो उस समय हमने 5 भेद पढ़े हुए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन जैसे ही समय बदला आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद को घटा दिया गया और घटा के 3 कर दिया गया, जिनमें से जो 2 घटे हैं वो 2 जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समाहित कर लिए गए हैं, उनको उसमें जोड़ लिए गए हैं। बताएंगे इतना समझ में आया कि नहीं आपको? उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आए, स्पष्ट हुआ आपको। ठीक है, आप मैं किनारे हट जा रहा हूं, आप देख लीजिए पूरी तरीके से स्क्रीन आपके सामने, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने अब तक तो ले लिया होगा, स्मार्ट बच्चे तो हैं ही आप, इसमें क्या ही दो राय है। देखिए अब हम क्रम से इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए क्या, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अब तक संज्ञा की परिभाषा, फिर हमने पढ़ा संज्ञा के कितने मूल प्रकार होते हैं। संज्ञा के मूल प्रकार हम 2 होते हैं, मैंने आपको बताया, यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? जो विजिबल हो, जो दृश्य हो, जो दिखाई देता है वो यथार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। और यथार्थवाचक संज्ञा के कितने कुल भेद होते हैं? 4। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बताया जो कि अदृश्य रूप होता है। ठीक है, फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमने जाना कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे एग्जाम में एक आध सवाल और बन सकता है कि मान लीजिए आपसे अगर ये न पूछे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं, ठीक है, या फिर आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं, या संज्ञा के मूल प्रकार, अगर आपसे कुछ न पूछे और अगर आपसे सीधे पूछ दे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बताइएगा आपका जवाब क्या रहने वाला है?
जब कोई चीज स्पेसिफाइड न करे, ना आपको प्राचीन के अनुसार पूछे, ना आपको आधुनिक के अनुसार पूछे, ना ही संज्ञा का मूल प्रकार पूछे, तो बताइए फिर संज्ञा का भेद क्या, आपका जवाब क्या होगा? व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये भी याद रखना है कि रचना, व्युत्पत्ति, संज्ञा के आधार पे संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है कि बच्चा संज्ञा के कितने भेद जानता है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा उस समय? 5। ठीक है, उम्मीद करूंगा अब तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं असली चीज पे जो हमें पढ़ना है, वह है संज्ञा के प्रकार। हमने कहेंगे सर अब तक तो हमने पढ़ चुके संज्ञा किसे कहते हैं, तो अब हमें आगे पढ़ना क्या है? जब हम जान चुके हैं कि हमारे परिवेश में, हमारे संसार में जितनी भी सारी चीजें मौजूद हैं, वो सारी चीजें अगर संज्ञा है, तो फिर हमें संज्ञा पढ़ना क्या है? तो हमें पढ़ना है संज्ञा में संज्ञाओं की पहचान। ठीक है, देखेंगे संज्ञा के प्रकार, लिखेंगे कॉपी पे अपने, संज्ञा के प्रकार। ठीक है, संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं बताइए? संज्ञा के होते हैं कुल 5 प्रकार। और कौन कौन से होते हैं वो 5 प्रकार? देखिएगा, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखेंगे, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ा सा माफी चाहता हूँ आपसे अगर तो वीडियो में किसी प्रकार की रुकावट आई हो तो बच्चों संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं बताएंगे? 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने आपको 5 जो थे आपको मैंने पहले लिखवा दिए थे। किसमें लिखवाए थे हमने? और प्राचीन हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के 5 भेद लिखवाए थे, वही 5 यहाँ भी रहने वाले। ठीक है, बदलाव कुछ नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या होता है? पहला भेद होता है। ठीक है, तो अब हम इसे क्रम से, ठीक है, 5 भेद हम धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला भेद माना जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे? सवाल तो पहला ही बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं जगह लूंगा। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा मैं यहाँ सभी मिटाऊंगा, देखिएगा। ठीक है, एक बार उसको उठा के यहाँ पे लिखता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, ये बस समझाने के तात्पर्य से मैं लिखा था। संज्ञा का पहला भेद क्या होता है बताइए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतना को मैंने बताया था, इतना मैंने आपको बता रखा था। संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहते हैं किसे है व्यक्तिवाचक संज्ञा? ठीक है, पहले इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसके हैं, इसकी पहचान क्या होती है, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष स्थान किसी विशेष स्थान या वस्तु, किसी विशेष स्थान या वस्तु के नाम को, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये एक तो सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप समझने वाली बच्चों बात यहाँ पे है कि हम इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। परिभाषा में ही लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, किसी विशेष स्थान या वस्तु, लेकिन मैं एक अलग तरीके से आपको बताने वाला हूं कि इसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आप नीचे ही लिखिए पहचान, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। पहले लिखिए पहचान। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो सबसे पहले क्या होगी? दृश्य रूप में होगी। दूसरा क्या होगा? वह एक वचन होगा। ठीक है, एक वचन। पहचान में बता रहा हूं आपको अभी बच्चों, धैर्य रखिए, अभी सारी चीजें बता दूंगा। दृश्य, एक वचन
और तीसरी पहचान उसकी क्या होगी कि वह दुनिया में बच्चों क्या होगी, विशेष और अकेली होगी। दुनिया में विशेष और दुनिया में, सॉरी देखिए मैंने क्या लिख दिया, दुनिया में विशेष और दुनिया में विशेष और अकेली होगी। ध्यान देंगे क्या मैंने लिखा, मैंने लिखा पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो मैंने लिखा ही परिभाषा, फिर मैंने लिखा इसकी पहचान। आप पहचान कैसे कर पाएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो बच्चे होगा वो पहले सबसे पहले दृश्य होगा, यानी आप उसको देख सकते हैं। दूसरा वह एक वचन रूप में होगा, एक वचन बहुवचन उम्मीद करता हूं आप जानते हो, नहीं भी जाने तो इस चैनल के माध्यम से आपको पता चलेगा। दुनिया में विशेष और अकेला, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा वो दुनिया में क्या होगा, विशेष और अकेला होगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए अपने आसपास ऐसा क्या वस्तु है, ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या स्थान है, ठीक है, जो दुनिया में विशेष और अकेला हो। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारा जो प्रयागराज शहर है, हमारा जो प्रयागराज शहर है, क्या ये दुनिया में विशेष और अकेला हुआ कि नहीं, बताएंगे दुनिया में विशेष और अकेला हुआ कि नहीं। ताजमहल बताएंगे दुनिया में विशेष और अकेला हुआ कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल सर दुनिया में विशेष। क्या इसके जैसा कोई और है? अब हम पहले एक एग्जांपल लिखेंगे और इन तीनों पहचान से इसको हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, इसको इस कथन को इस पे लागू करेंगे। ठीक है, दृश्य प्रयागराज शहर को हम बिल्कुल देख सकते हैं। प्रयागराज का आप क्या बहुवचन बना सकते हो, प्रयागराजो कह सकते हो, नहीं ये कहां से होगा। ठीक है, दुनिया में विशेष और अकेला, बिल्कुल प्रयागराज दुनिया में विशेष और अकेला शहर है, तो यह पहचान होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ताजमहल आप देख लो, ताजमहल को देख सकते हो, जी हाँ ताजमहल दृश्य रूप है, ताजमहल का एक वचन है, बहुवचन नहीं हो सकता। मैंने बताया आपको दुनिया में विशेष और अकेला, ताजमहल दुनिया में भाई विशेष अकेला ही तो है। क्या ताजमहल के जैसे और कोई ताजमहल है, क्या प्रयागराज शहर जैसे और दूसरा प्रयागराज शहर है, नहीं। तो याद रखिए जो दुनिया में विशेष और अकेला हो वही पहचान होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा की, और ये परिभाषा से अलग है, ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अलग तरीके से इस चीज को बनाया गया है। ठीक है, और एक विशेष व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो दृश्य एक वचन दुनिया में विशेष अकेला किसकी पहचान होगी, व्यक्तिवाचक की पहचान होगी। और मेरा विश्वास मानिए कि कल को अगर आप परिभाषा भूल जाइए और आप बस इसकी पहचान को याद रखिए, तो कल को आप अपने शब्दों द्वारा निर्मित इसके परिभाषा को आप बना सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब पहचान, और पहचान याद कितना मुश्किल है याद करना। ठीक है, जो दुनिया में विशेष और अकेला हो, दृश्य हो, एक वचन हो, वही तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली शहर कितना दूर है, बहुत दूर है। अभी पता नहीं आप कहाँ बैठे हो, लेकिन आपके यहाँ से बहुत दूर होगा, हमारे यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दिल्ली शहर बताइए, दिल्ली शहर को हम देख सकते हैं, जी भाई हम देख सकते हैं। दिल्ली का क्या बहुवचन हो सकता है, नहीं, वो तो एक ही वचन है। दुनिया में विशेष और अकेला, बिल्कुल दुनिया, दिल्ली शहर तो दुनिया में विशेष और अकेला है। मुंबई शहर दुनिया में विशेष और अकेला, यानी एफिल टावर दुनिया में विशेष और अकेला। अमेरिका शहर दुनिया में विशेष और अकेला, क्या अमेरिका के जैसे और कोई अमेरिका है, यानी दुनिया में विशेष और अकेला तो होगा और उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। वही पहचान होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा की। उम्मीद करूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आया होगा। बताइए, यानी जो दुनिया में विशेष और अकेला हो, ठीक है, दृश्य हो, एक वचन रूप हो, वही क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी विशेष इमारत का नाम हो, वो दुनिया में विशेष और अकेला होना चाहिए, दृश्य रूप होना चाहिए, वचन रूप होना चाहिए, तो वही पहचान होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आपने अच्छे से सीख लिया, ठीक है, और इस पहचान की बदौलत सीख लिया, तो आप कल को परिभाषा भूल जाइए लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करना नहीं भूल पाएंगे। मैंने आपको बताया कि दृश्य एक वचन दुनिया में विशेष और अकेला, वो दुनिया में उसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी इकलौता होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होगी कि वह संज्ञा इसके अंतर्गत आएंगी जो दुनिया में विशेष और अकेली होंगी, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। प्रयागराज शहर के जैसा क्या दूसरा प्रयागराज शहर हो सकता है, नहीं हो सकता। ताजमहल के जैसा क्या दूसरा ताजमहल हो सकता है, कहाँ बना है दूसरा, नहीं बना, एक ही है। ठीक है, दिल्ली शहर, दिल्ली जैसा दूसरा दिल्ली कहाँ मिलेगा, दिल्ली तो एक ही है भैया। मुंबई, जहाँ फिल्म के सारे सितारे रहते हैं, ठीक है, सारे अभिनेता रहते हैं, ठीक है, सपनों का शहर है, एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही पहचान होगी किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। उम्मीद करूंगा कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बताएंगे कि मैं किनारे हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ ना, आप लोग लिखिएगा। इसके बाद हम इसके दूसरे दूसरे प्रकार को पढ़ेंगे, दूसरे भेद को पढ़ेंगे, और वो है दूसरा, लिखेंगे 1 मिनट। दूसरा इसका जो भेद होने वाला है वो है संज्ञा का दूसरा भेद जो होने वाला है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होने वाला है इसकी परिभाषा। पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर मैं इसकी भी पहचान लिखाऊंगा, ठीक है, और पहचान के बलबूते पे ही आप किसी संज्ञा को पहचान पाएंगे। विश्वास करिए, जिस तरीके की पहचान मैं आपको इस क्लास में संज्ञा की बता रहा हूं और आप इस पहचान को पकड़ लिए, पकड़ स्थापित कर लिए, तो आप कभी भी अपने जीवन में संज्ञा की परिभाषा को भूल जाइए, लेकिन संज्ञा की पहचान करना नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको ये वादा करता हूं कि आप संज्ञा उंगलियों पे गिन पाएंगे, संज्ञा की पहचान उंगलियों पे कर पाएंगे, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा, लिखेंगे परिभाषा इसकी, वह संज्ञा जो किसी, लिखेंगे, जो किसी जाति, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति, जी हाँ, जाति उपजाति का बोध कराए, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, उसे हम बोलेंगे, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गई इसकी बच्चों परिभाषा, एक सिंपल सी, एक पुरानी सी परिभाषा जो हम शुरू से अपने अल्प आयु से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना तो समझ में हमें आया, ठीक है। अब सर इसकी भी तो पहचान होगी, इसका भी तो कोई सूत्र होगा इसको पकड़ने के लिए। जी हाँ, इसका भी एक सूत्र है, इसकी भी एक पहचान है, लिखेंगे आप, वो क्या है पहचान, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक की भांति दृश्य होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी हम संज्ञा पढ़ रहे हैं वो यथार्थवाचक संज्ञा का भेद है। और याद रखिए, मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया था कि यथार्थवाचक संज्ञा दृश्य रूप होता है, ठीक है। तो जितनी भी संज्ञा है वो सारी दृश्य रूप होंगी सिवाय भाववाचक की, ठीक है। तो पहचान में पहला तो दृश्य ही होगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक में मैंने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन रहेगा, लेकिन जातिवाचक में ये बहुवचन होगा। यही अंतर हुआ, पहला अंतर यही हुआ, बहुवचन। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहचान, दुनिया में जिसके जैसे और, दुनिया में, ये नहीं बोलना है आपको, दुनिया में जिसके जैसे और हों, यानी भैया यहाँ कहानी एक नहीं, एक से अधिक होंगी। दुनिया में जिसके जैसे और हों, देखिएगा अभी, दुनिया में जिसके जैसे और हों, ठीक है, दुनिया में जिसके जैसे और हों, ठीक है, दुनिया में जिसके जैसे और हों, ठीक है। 1 मिनट देना, माफी चाहूंगा बच्चों, थोड़ा सा टीम को एक काम बता रहा हूँ, उस कर रही है, ठीक है। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सी साधारण सी परिभाषा लिखवा दी जो हम अपने अल्प समय से, ठीक है, छोटी उम्र से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3rd 4th में, ठीक है। लेकिन संज्ञा पढ़ना, किसी भी चीज को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, उसको दीर्घकालीन तक अपने जीवन में याद करना सबसे बड़ा काम होता है, ठीक है। तो अगर आप जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, परिभाषा आपने लिखा, ठीक है, तो पहचान इसकी मैंने क्या बताया आपको, दृश्य, बहुवचन, दुनिया में विशेष और रखेगा, ठीक है। तो मैंने एक उदाहरण लिखता हूं, ठीक है, और उदाहरण लिखने के बाद मैं आपको इन तीनों चीजों से उसको क्या करूं, जस्टिफाई करवाऊंगा, उसकी जांच करवाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है एक लड़का, ठीक है। अब बताइए लड़का दृश्य होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर। लड़का का बहुवचन हो सकता है, लड़के, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और दुनिया में जिसके जैसे और हो, अब क्या एक लड़का दुनिया में होगा, कहेंगे नहीं सर,
एक लड़के के जैसे और भी तो लड़के होते हैं, यानी दुनिया में जिसके जैसे और हो वही पहचान होगी जातिवाचक संज्ञा की। जैसे ये मार्कर है, क्या ये मार्कर इकलौता है दुनिया में? नहीं, इसके जैसे और भी होंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपके आसपास क्या किताब है, किताब के जैसे और भी किताब होती है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड है, क्या दुनिया में इकलौता व्हाइट बोर्ड है? बोलेंगे नहीं सर, इसके जैसे और भी व्हाइट बोर्ड होंगे, ठीक है। आपके आसपास गाड़ी आप देख रहे होंगे, क्या दुनिया में एक ही गाड़ी होती है? बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो लड़का देखेंगे दृश्य रूप होता है, लड़के का बहुवचन भी हो सकता है, और लड़का दुनिया में एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान ही होगी जिसके जैसे दुनिया में और हो, जिसके जैसे दुनिया में और हो, ठीक है। और बहुवचन रूप भी होगा, दृश्य रूप भी होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इतना समझ में आया। और क्या हो सकता है इसके उदाहरण में देख सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। और बताइए क्या हो सकता है, किताब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उदाहरण क्या हो सकता है, गाय हो सकती है, भैया कहेंगे एक गाय की जैसी क्या और गाय नहीं होती? बिल्कुल होती है, ठीक है। ट्रक हो सकता है, क्यों नहीं, ट्रक के जैसे और भी ट्रक होते हैं। मैंने पहचान के बलबूते पे आप देखिए ना, मैं पहचान क्या लिखवाई, दृश्य से बहुवचन दुनिया में जिसके जैसे और हो। अब मैंने यहाँ जितना भी उदाहरण लिख रहा हूँ, ये तीनों चीज इस कथन को परिपूर्ण करती है। जो मैं कथन अभी बता रहा हूँ, दृश्य से बहुवचन दुनिया में, ये इन तीनों शर्तों को क्या कर रही है, परिपूर्ण कर रही है, ठीक है। किताब, गाय, ट्रक। और बताइए आपके आसपास क्या चीजें मौजूद हो सकती हैं जिसके जैसे दुनिया में हो, ठीक है। आप जहाँ जिस लाइब्रेरी में पढ़े होंगे वहाँ पंखा भी लगा होगा। अब एक पंखे के जैसे और भी तो पंखे होते हैं, ठीक है। पंखा का क्या बहुवचन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे पंखे, ठीक है। टेबल हो सकता है, ठीक है। और बताइए और क्या हो सकता है आपके आसपास, देख लीजिए आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये कुछ उदाहरण गिने चुने हैं जातिवाचक संज्ञा के, ठीक है। लड़की, किताब, गाय, ट्रक, पंखा। तो मेन चीज आपको याद रखनी कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए मैंने कहते हैं नहीं लिखा, माफी चाहता हूँ इसके लिए मैं, ठीक है, माफी चाहूंगा इसके लिए, देखिए, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सी मैंने परिभाषा लिखवाई, और मैंने अब इसके बाद इसका लिखवाया पहचान। तो आपको क्या मेन चीज याद रखनी है? याद तो खैर आपको सब रखना है, लेकिन आप जो मूल तरीके से याद रख पाए वो है पहचान। अगर आप पहचान याद रख पाते हैं तो कल को आप जातिवाचक संज्ञा की, अगर आप परिभाषा भूल जा रहे हैं, ठीक है, तो आप पहचान के बलबूते पे आप अपने द्वारा निर्मित शब्दों से, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को निर्माण कर सकते हैं। तो दृश्य, बहुवचन, दुनिया में विशेष और अकेला, यही पहचान होगी जातिवाचक संज्ञा की, ठीक है। लड़का, जैसे एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, लड़का क्या है, दुनिया में विशेष और अकेला है? नहीं। लड़के जैसे क्या और लड़के नहीं हो सकते? बिल्कुल होते हैं। क्या लड़की दुनिया में अकेली होती है? नहीं, लड़की जैसे और भी लड़कियां होती हैं, ठीक है। लड़के का बहुवचन भी बन सकता है लड़के, ठीक है, लड़की बहुवचन लड़कियां, ठीक है। यानी दुनिया में जो इकलौता ना हो, जिसके जैसे और हो, ठीक है, जिसके जैसे और हो, वही पहचान होगी किसकी, जातिवाचक संज्ञा की। एक उदाहरण और मैं लिख रहा हूँ, नदी, ठीक है। एक मैं उदाहरण और लिखा, क्या वो नदी। अब बताओ पूरे दुनिया में, पूरे संसार में क्या एक ही नदी है? नहीं, बहुत सारी नदी है, गंगा, गोदावरी, जमुना, सरस्वती, ये सारी नदी को नाम तो है, ठीक है। लेकिन जब मैं नदी की बात करूं तो नदी तो बहुत सारी है, ठीक है। मैं एक नदी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, नदी तो बहुत सारी है। तो दुनिया में एक नदी नहीं, जब बहुत सारी नदी है तो नदी भी किस में आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा गाय। अच्छा एक चीज बताइए जरा, गाय लिखा तो दुनिया में गाय इकलौती तो होती नहीं, एक गाय के जैसे और भी बहुत सारे गाय होते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, मैंने काली गाय, ध्यान नहीं गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काली गाय। तो बताइए ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी, पहचान बताइए, ये कौन सी संज्ञा बन जाएगी? देखिए काली गाय। अब गाय कैसी है, गाय है काली। यहाँ थोड़ा विशेषण और विशेष वाली भी चीजें आ जा रही है, वो भी मैं आपको क्रम से बताऊंगा, ठीक है। अब बताइए क्या काली गाय दुनिया में एक होती है? बहुत सारी होती है, ठीक है। तो गाय कैसी बताई जा रही है, काली बताई जा रही है। तो ये तो गाय हो गई जाति, और ये गाय की क्या हो गई, उपजाति। परिभाषा में लिखा हुआ है ना, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कर रहा है। तो गाय कैसी है, काली है। काली क्या कहलाएगी, हमारी उपजाति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उपजाति। ये आपको याद रखना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब तक मैंने क्या पढ़ाया, अब तक मैंने आपको पढ़ाया
कि संज्ञा के मैंने प्रकार पढ़ाए आपको। संज्ञा के मैंने प्रकार बताए आपको 5 होते हैं, जिनमें से आपको अब तक मैंने 2 पढ़ा दिए। मैंने पहला पढ़ा है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का बोध कराए, ठीक है। और उसकी मैंने पहचान के बताया कि वह संज्ञा जो दुनिया में विशेष और अकेली हो, जैसे ताजमहल, दिल्ली, ये सब क्या है, दुनिया में विशेष और अकेले हैं, जिनके जैसे और नहीं, ठीक है। जो दुनिया में विशेष और अकेली एकमात्र हो, वही पहचान होगी किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। फिर उसी क्रम में हम जब आगे बढ़े तो हमने पढ़ा फिर जातिवाचक संज्ञा, जो कि संज्ञा का दूसरा भेद होता है। और जातिवाचक संज्ञा मैंने क्या बताया आपको परिभाषा में, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी पहचान लिखवाई, क्योंकि परिभाषा तक ही सीमित नहीं है, हमें यहाँ आपको चीजें सिखानी है और इस प्रकार से सिखानी है कि जो कुछ भी आप यहाँ से पढ़े एक दीर्घकालीन समय तक आप उसे अपने जीवन में याद रख पाए। ये हमारा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से। तो जातिवाचक संज्ञा की मैंने पहचान क्या बताई, दृश्य बहुवचन दुनिया में जिसके जैसे और, ठीक है। अब आप देखिए ना आपके आसपास, लड़का, नदी, पंखा, ठीक है, मोबाइल, एक क्या दुनिया में इकलौता मोबाइल होता है? एक मोबाइल के जैसे और भी तो मोबाइल होते हैं। तो मोबाइल कौन सी संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा हो, ठीक है। नदी, दुनिया में क्या इकलौती नदी, एक नदी जैसे और भी तो बहुत सारी नदियां होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बह रही हैं, तो नहीं, और बहुत सारी नदी होती हैं। तो पहचान किसकी होगी, जातिवाचक संज्ञा की। देखिए कोई भी एक उदाहरण ऐसा आप मुझे बता दीजिए जो इन तीनों कथनों को गलत साबित कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इन 3 कथनों के पार चला जाए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अब तक जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। मैं साइड हट जा रहा हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये रहा इतना आज के क्लास। बाकी के क्लास को हम अगले पार्ट 2 में, संज्ञा पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, जहां हम संज्ञा को पूर्ण रूप से खत्म कर रहे होंगे। और आप जब हम संज्ञा को खत्म कर रहे होंगे तो मेरा आपसे वादा है कि इस क्लास से उस समय आप संज्ञा के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें आज की क्लास से समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आज हमने संज्ञाओं की पहचान पढ़ी है, आगे आप कभी इन्हें अपने जीवन काल में नहीं भूलने वाले हैं, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।